तो देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अपने आप में विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के आधार पे। तो आज के सेशन में हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को बहुत समग्रता से, बहुत डिटेल से इसके राजनीतिक और भौतिक परिदृश्य को समझने जा रहे हैं। एक ही सेशन में आप आज पूरे टॉपिक को पढ़ लेंगे, जिसमें लगभग मैं 9 से 10 क्लासेस लेता हूँ बहुत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, उसको मैं एक क्लास में आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। चीजों को इत्मीनान से सुनना है, ठीक है, एक एक करके, और क्लास में याद करते जाना। ये कल के लिए नहीं छोड़ना। बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे तथ्य आपके साथ आएंगे। इससे पहले कल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को हमने देखा था पिछले सेशन में, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी मैंने पूरा आपका कवर कराया। आज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक एक जो फैक्चुअल तथ्यात्मक चीजें होंगी, मानचित्र के साथ चीजें होंगी, तो इसलिए आपको याद होती जाएंगी। तो इसमें बिल्कुल घबराना नहीं है। एक बड़ा टॉपिक, बड़ी विषय वस्तु आपकी समग्रता से कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। तो एक ये संपूर्ण वीडियो है अपने आप में, और एक टॉपिक को मैं बहुत समग्रता से यहां से कवर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, इसको लैटिन अमेरिका महाद्वीप भी कहा जाता है। अब देखो, जब लैटिन अमेरिका कहते हैं तो लैटिन अमेरिका में चार चीजें सम्मिलित होती हैं। कई बार ये शब्द आपको लैटिन अमेरिका आएगा, तो इसमें चार भूभाग इसमें सम्मिलित हैं। पहले तो दक्षिणी अमेरिका पूरा महाद्वीप। अब लैटिन इस बोलते हैं क्योंकि लैटिन समूह की भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और यहाँ पे चार भूभाग कौन कौन से हैं? एक तो मध्य अमेरिका, मैंने पिछले सेशन में आपको मध्य अमेरिका बताया था, संपूर्ण उत्तर अमेरिका वाले में, है ना। मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज यानी जो कैरेबियन सागर में फैले हुए, और दक्षिणी अमेरिका, इन चारों के सम्मिलित स्वरूप को हम लैटिन अमेरिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार चार भूभाग है। पहला आपका मध्य अमेरिका, उसके ऊपर मैक्सिको है ना, मैक्सिको, फिर मध्य अमेरिका, मध्य अमेरिका के बाद जो है आपका इधर कैरेबियन सागर के जो द्वीप है, और आपका जो ये दक्षिणी अमेरिका है, सबको मिलाकर के लैटिन अमेरिका कहा जाता है। अभी मैं इसको मानचित्र में भी आपको दिखा दूंगा, तो रफली आपकी जानकारी है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, ठीक है। और इसका लगभग 2/3 हिस्सा इस महाद्वीप का कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इस महाद्वीप से विषुवत रेखा भी होके जाती है, इस महाद्वीप से आपकी मकर रेखा भी होके जाती है, ठीक है। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इस महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा, इसका जो कौन कौन से देश है इसमें, उन, क्योंकि देशों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा क्षेत्रफल के आधार पे तो काफी बड़ा है, पर देश इतने ज्यादा नहीं। जैसे यूरोप में बहुत सारे देश हैं, क्षेत्रफल के आधार पे यूरोप बहुत छोटा है, 6वें नंबर पे है यूरोप देखा जाए तो, अंटार्कटिका के बाद आता है। तो सबसे पहले एक बार हम इसकी सारी की सारे देशों को देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देश है। एक बार राजनीतिक मानचित्र देखेंगे, और राजनीतिक मानचित्र के बाद फिर मैं आपको क्या दिखाऊंगा? इसका भौतिक मानचित्र। और भौतिक के बाद फिर एक एक करके डिटेल को, हर एक चीज को समझेंगे, और कुछ मैं तथ्यात्मक चीजें बीच बीच में आपको याद करवाता जाऊंगा। 2 से 3 बार आपको दोहराता जाऊंगा, तो आपको याद होती जाएंगी, ठीक। तो ध्यान से सुनना है बस, और कुछ नहीं करना, आराम से बैठो। देखो यहाँ पे आप इसको भौतिक तौर पे देखें, टोटल 12 देश है इसके अंदर, 12 देश है। 2 देशों की बात और होती है, जैसे कि एक आपका फ्रेंच गुयाना है, और दूसरा आपका फॉकलैंड आइलैंड है। फॉकलैंड आइलैंड और फ्रेंच गुयाना ये है तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन कंट्री वाइज इसमें जो है किसी दूसरे देशों का आधिपत्य है, ठीक है। अब किसका है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले देखो यहाँ पे देश एक बार पहले देख लो, फिर मैं इनकी राजधानी वगैरह भी डिस्कस कर दूंगा। सबसे बड़ा देश जो है यहाँ पे है ब्राजील, क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा कौन सा है? ब्राजील। सबसे छोटा है सूरीनाम, सबसे छोटा देश है यहाँ पे सूरीनाम, यहाँ पे है आपका सूरीनाम, ठीक है। छोटा सा देश है ये, आप देख रहे हैं, ये है छोटा सा देश। क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा ब्राजील है, सबसे छोटा सूरीनाम। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इस तरफ बहुत सारे देश हैं जो बहुत पतले पतले हैं। यहाँ पे देखिए लंबाई बहुत ज्यादा है उन देशों की, है ना। और इधर देखेंगे तो उनका क्षेत्रफल जो है आपका, लंबाई चौड़ाई दोनों देखने को मिलेगी। इधर एंडीज पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जो लंबाई उसकी सबसे ज्यादा हो। हाइट में तो हमारा हिमालय है, हिमालय में हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन सबसे लंबी है, इसकी लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये तो कंट्री चिली है, चिली में आपका एंडीज है। एंडीज को भी मैं बताऊंगा कितने देशों में है एंडीज टोटल, तो एंडीज की बात में करेंगे। यहाँ पे केवल मैं पहले राजनीतिक दिखा देता हूँ।
तो एक तो देश आपका चिली है, चिली के बाद चिली के जस्ट बगल में ही आपका अर्जेंटीना है। चिली आपका लगा हुआ है प्रशांत महासागर के साथ, ठीक है, ये प्रशांत महासागर इधर, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर क्षेत्र है, तो इससे चिली लगा हुआ है। इधर अर्जेंटीना है चिली के जस्ट बगल में। फिर देखिए यहाँ पे एक छोटा सा देश है अर्जेंटीना से सीमा साझा करता है, इसका नाम है उरुग्वे। क्या नाम है? उरुग्वे। उरुग्वे से जस्ट ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका ब्राजील है, ये आपका ब्राजील है। हाँ, यहाँ पे आप देखिए ये आपका ब्राजील क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा है, ठीक, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पे आपका ब्राजील। यहाँ पे देखिए एक लैंडलॉक स्टेट है जिसका नाम है पराग्वे। यहाँ पे देखिए पराग्वे और बोलिविया, ये दोनों लैंडलॉक, मतलब इन समुद्र से सीमा साझा नहीं करते, इस तरह बोलते हैं। ये एक पराग्वे कंट्री है, ठीक है। पराग्वे के जस्ट बगल में आपका बोलिविया है, ये भी लैंडलॉक, ठीक है। तो कितने हो गए? एक तो चिली हो गया, चिली के बाद अर्जेंटीना हो गया, अर्जेंटीना के बाद उरुग्वे हो गया, उरुग्वे के बाद यहाँ पे ब्राजील है, फिर पराग्वे है, फिर आपका बोलिविया है। कोई दिक्कत नहीं ना? इतने आपको समझ में आ गए। यहाँ पर देखिए ये एक आपका पेरू तट है, ये भी प्रशांत महासागर के साथ सीमा साझा कर रहा है, पेरू तट। पेरू तट के पास आपको पता होगा इसमें यहीं से एक ठंडी जलधारा जाती है जिसको पेरेबुयन धारा कहते हैं, और वो हम्बोल्ट जलधारा भी उसको बोलते हैं, वही एल नीनो धारा भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये जब आप महासागरीय जलधाराएं पढ़ेंगे वहां पर ये टॉपिक आपका होता है। इसी तट पे ये विश्व का मत्स्य केंद्र भी है, यहाँ पे मछली पालन सबसे ज्यादा, मतलब मछलियां भी होती हैं इस क्षेत्र में। यहाँ पे मरुस्थल भी है, मरुस्थल जब अभी भौतिक देखेंगे तो उसमें मरुस्थल आप समझेंगे। तो ये आपका पेरू है, पेरू के जस्ट ऊपर आपका इक्वाडोर है, एक कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर के जस्ट ऊपर देखेंगे कोलंबिया है, ये आपकी कोलंबिया है। कोलंबिया के ऊपर जाएंगे वेनेजुएला है, ये है आपकी वेनेजुएला। और वेनेजुएला के बगल में आप जाएंगे तो यहाँ पर है गुआना, गुआना के बगल में सूरीनाम, और सूरीनाम के जस्ट बगल में फ्रेंच गुआना। देखो फ्रेंच गुआना में फ्रांस का आधिपत्य है, मतलब फ्रांस के टेरिटरी, फ्रांस का यहाँ पे आधिपत्य है। वैसे इस तरीके देखेंगे तो टोटल 14 हो जाएंगे, लेकिन ओवरऑल ये 12 देश ही दक्षिण अमेरिका के, यहाँ पे फ्रांस के आधिपत्य में क्षेत्र आता है। और इसके बाद जो है आपका फ्रेंच गुआना के बाद ब्राजील, मैंने आपको बता दिया। और एक यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड क्षेत्र आए हुए हैं, इन आइलैंड का नाम है फॉकलैंड आइलैंड, ठीक है। तो फॉकलैंड आइलैंड जो है ये आपके यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंडर में आते हैं, ठीक है, यूके के आधिपत्य क्षेत्र में। तो वैसे तो देखा जाए तो टोटल इसमें 12 कंट्री है। एक बार कंट्री फिर देखते हैं, चिली, चिली के बगल में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बगल में उरुग्वे, उरुग्वे के ऊपर ब्राजील, ब्राजील के बगल में पराग्वे, फिर बोलिविया, फिर पेरू, पेरू के बाद इक्वाडोर, फिर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सूरीनाम और फ्रेंच गुआना और फॉकलैंड आइलैंड, ये कंट्री, ठीक है। एक बार मैं इनकी राजधानी के साथ आप लोगों को याद करा देता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा देश है नहीं तो राजधानी देख लेते हैं। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स है, ठीक है, इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। बोलिविया की सुक्रे है, ब्राजील की ब्राजीलिया है, चिली की सेंटियागो है, कोलंबिया की बोगोटा है, इक्वाडोर की क्वेटो है, गुआना की जॉर्ज टाउन है, पराग्वे की अंसुयोन है, पेरू की लीमा है, सूरीनाम की पाराम्बिरिगो है, उरुग्वे की मोंटेविडियो है, और वेनेजुला की काराकास है, ठीक है। ये कुछ आपके देश और उनकी राजधानी है जो यहाँ पर है। तो ये तो आपका राजनीतिक तौर पे 12 देश मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, और टोटल देशों की संख्या 12 है इसमें। और इसमें फ्रेंच गुआना फ्रांस के अधीन है, फॉकलैंड आपका जो है फॉकलैंड आइलैंड यूके के अधीन है, यूके का वहां पे आधिपत्य है, ठीक। तो ये आपकी एक बात हो गई। अब थोड़ा सा भौतिक तौर पे इसको विभाजित करते हैं। भौतिक तौर पे देखो, एक तो मैं 4 तरीके से इसको, पहले तो 4 भागों में विभाजित कर रहा हूँ, 4 भौतिक प्रदेशों में। पहला भौतिक प्रदेश है इसका, यहाँ पर आप देखेंगे जो एक तटीय वाला क्षेत्र है, ये कोस्टल प्लेन भी है, यहाँ पे तटीय मैदान भी है, लेकिन ये मैदान आपका मरुस्थल है। यहाँ पे आटाकामा का मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है, आटागामा का मरुस्थल है यहाँ पे, और पैटागोनिया के मरुस्थल है, 2 मरुस्थल है यहाँ पे, काफी बड़े हैं। पैटागोनिया आपका अर्जेंटीना में पड़ता है, और ये आटाकामा पेरू वाले क्षेत्र में पड़ता है आपका, ठीक है। तो एक तो ये इसका ये वाला क्षेत्र जो समुद्र से लगा हुआ है मरुस्थलीय क्षेत्र है, आटाकामा का मरुस्थल है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पर्वतीय क्षेत्र है, पूरा का पूरा यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसको हम
एंडीज पर्वत श्रेणी कहते हैं। कि क्या बोलते हैं? एंडीज पर्वत श्रेणी के तौर पे हम इसको जानते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी के तौर पे हम इसको जानते हैं। इसके बाद जो है ये आप देखते हैं ग्रासलैंड है, घास का मैदान है, पंपास क्षेत्र, ये ग्रासलैंड एरिया है, घास का मैदान है आपका पूरा का पूरा पंपास का। और तीसरा यहाँ पे देखें अमेजोन रेन फॉरेस्ट है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट मतलब ये पूरा का पूरा आपका वर्षा वन है, यहाँ पे अमेजोन रिवर है। देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे आपके उच्च भूमि क्षेत्र भी हैं, हाईलैंड्स एरिया है। हाईलैंड्स मतलब पठारी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे ब्राजील का पठार है, बोलीविया का पठार है, गुयाना का पठार है, तो अपलैंड एरिया भी है। लेकिन मुख्य तौर पे देखें 4 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला तो मरुस्थलीय क्षेत्र, फिर आपका पर्वतीय क्षेत्र एंडीज पर्वत श्रेणी है, फिर आपका यहाँ पर अमेजोन रिवर है, और अमेजोन रिवर की सहायक नदियों के द्वारा यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, तो यहाँ पे पंपास ग्रासलैंड एरिया आपका ये अर्जेंटीना में पड़ता है। और इसके बाद अमेजोन रेन फॉरेस्ट वाला क्षेत्र जो आपका है, ये पूरा का पूरा एक मैदानी क्षेत्र, और ये वर्षा वन वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया है, वर्ल्ड के लंग्स कहे जाते हैं अमेजोन के जंगल। अमेजोन के जंगलों को विश्व का जो है फेफड़ा कहा जाता है। अभी बहुत तेजी से ब्राजील के द्वारा इन पेड़ों को काटा जा रहा है, वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे काफी लंबे समय से चर्चा में ये बने रहते हैं। और कई बार एक चर्चा और चलती है, कई बार यहाँ पर जो है डेवलपमेंट तो एक बड़ा विषय बना ही हुआ है, डेवलपमेंट के साथ भी कई सारे टॉपिक हैं, जैसे कि लाइक यहाँ पे कई बार वर्षा जंगलों में आग लग जाती है, दावानल की घटनाएं आती हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर लगातार होती है। तो इन्वायरमेंट प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है ये आपका, इसको अभी हम देखेंगे बाद में। तो 4 भागों में मैंने भौतिक तौर पे बांट दिया इसको, ठीक। अब कुछ तथ्य हैं, एक बार तथ्य भी आप लोगों को साथ साथ देखते जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार आपको एंडीज पर्वत श्रेणी और इसको भौतिक तौर पे और तोड़ते हैं, ठीक है। भौतिक तौर पे और तोड़ते हैं। एक तो एंडीज पर्वत श्रेणी है आपकी, यहाँ पर आप देखेंगे तो पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में आपके, पंपास घाट, यहाँ पे पैटागोनिया का मरुस्थल है, ये ग्रैंड चाको है, ये भी आपके घास के मैदान ही है आपके। यहाँ पे सेल्वास है, यहाँ पे लानोस है, वेनेजुएला वाले क्षेत्र में, यहाँ पे कोलंबिया वेनेजुएला, यहाँ पे लानोस है। तो ये सब घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। और मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम उसको भी समझने का प्रयास एक एक करके करेंगे। चलिए अब मैं शुरुआत करता हूं आपकी थोड़ा सा एंडीज पर्वत श्रेणी, जो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्वत श्रेणी के तौर पे है। जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखा था हमने, रॉकी पर्वत श्रेणी थी सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। और ये भी आपका एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत ये दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट जब आपस में दोनों जो है एक दूसरे की तरफ अभिसरण करती हैं, तो यहाँ पर बलन के परिणाम स्वरूप इस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में सबसे पहले चीज, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अवस्थित है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा इस पर्वत का निर्माण, यहाँ पर एक प्लेट है नजगा प्लेट, माफ करिएगा, यहाँ पे एक छोटी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, और ये तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट ये आपकी कॉन्टिनेंटल है या ओसनिक है? प्लेट ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है, मतलब एक महासागरीय प्लेट हो सकती है महासागर में, और ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है। तो इस पर्वत का निर्माण यहाँ पे नजका प्लेट है, नजका प्लेट, ऊपर प्रशांत महासागरीय प्लेट है, बट यहाँ पे नजका प्लेट है और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, इन दोनों के अभिसरण के परिणाम स्वरूप जो है एंडीज का निर्माण हुआ है, ठीक है। एक छोटी प्लेट ही है, बहुत बड़ी नहीं है, बट ये फिर भी, तो नजका प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के अभिसरण के परिणाम स्वरूप बना है। अब एंडीज के बारे में एक पॉइंट और याद कर लो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों से होकर विस्तृत है। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं, एक बार हम सभी देशों के बारे में देखेंगे क्रम से। 7 देशों में ये विस्तृत है। मैं 7 देशों के नाम आपको याद कर रहा हूं, मैप पे भी दिखाऊंगा। वेनेजुएला सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद दूसरे नंबर पे है कोलंबिया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इक्वाडोर, नंबर 4 पेरू, नंबर 5 बोलेविया, नंबर 6 चिली और नंबर 7 अर्जेंटीना।
7 देश है टोटल, फिर से याद करेंगे, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, इसके बाद चिली और अर्जेंटीना, इन 7 देशों से होकर के एंडीज पर्वत श्रेणी जाती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, यहां पर इसका जो हाईएस्ट पीक है, इसमें बहुत सारे ज्वालामुखी है। क्यों ज्वालामुखी? क्योंकि नजका प्लेट आपकी कैसी है, महासागरीय प्लेट है, और महासागरीय प्लेट नीचे जाके मेल्ट होती है, मेल्ट होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी का नाम है अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ, ये है आपकी माउंट अकांकागुआ, सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट है? 6960 मीटर, 6960 मीटर, माउंट अकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी। देखिए एंडीज पर्वतमाला में ये सब ज्वालामुखी है। पहला तो अकांकागुआ है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी भी इसे बोलते हैं, लेकिन ये मतलब सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, पहले था, अब ये सक्रिय नहीं है। दूसरा आपका है ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो एंडीज पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये भी आपकी प्रसुप्त सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो पहला आपका माउंट अकांकागुआ है, दूसरा ओजेस डेल सलाडो है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक है। तीसरा है चिम्बरेजो, चिम्बरेजो इक्वाडोर में पड़ता है, ये भी एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है। लेकिन कोटोपॉक्सी, ये अभी टाइम टू टाइम पे आप देखेंगे चर्चा में बना रहता है, क्योंकि ये आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी भी आपका इक्वाडोर में है। कोटोपैक्सी ये आपका विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है और विषुवत रेखा के समीप अवस्थित है। ये इक्वाडोर में कहां पे अवस्थित है? विषुवत रेखा के समीप है, इक्वाडोर में। ठीक है, ये आपका इक्वाडोर है, ये ठीक है, यहाँ पे कोटोपैक्सी है। तो कोटोपैक्सी आपका विषुवत रेखा के समीप अवस्थित है। बताए कोई दिक्कत हो? ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जैसे मैंने नाम आपको बताया, अकांकागुआ आपका तो अब डेड हो चुका है। दूसरा ओजोस डेल सलाडो दूसरी हाईएस्ट पीक है। चिम्बरेजो, ये भी ध्यान रखिएगा, इक्वाडोर में है, प्रसुप्त है। और कोटोपैक्सी आपका, तो ये कोटोपैक्सी वगैरह पूछा गया है कई बार, ओजोस डेल सलाडो के बारे में पूछा गया है, सब चीजें आपको याद है, सिंपल सी चीजें हैं। तो एंडीज पर्वत श्रेणी के बारे में। इसके अलावा एंडीज पर्वत श्रेणी से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे अमेजोन नदी, यहाँ की जो मुख्य नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है ये, लंबी नदी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। लंबी नदी तो नील नदी है, सबसे ज्यादा उसमें लंबाई है, लेकिन बड़ी नदी का मतलब जिसके पास जल धारण क्षमता सबसे ज्यादा हो। तो अमेजोन रिवर विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, और यहीं से आपकी ये एंडीज पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे, इस पर्वत श्रेणी में अंतः पर्वतीय पठार भी अवस्थित है। अंतः पर्वतीय पठार जैसे बोलिविया का पठार, ये बोलिविया में जो यहाँ पे बोलिविया का पठार है, वो अंतः पर्वतीय पठार का एक उदाहरण है। यहाँ पर जो प्लेट्यू है ये एंडीज पर्वत श्रेणी पे ही अवस्थित है आपका। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पूर्वी ढाल, इसके इस श्रेणी के पूर्वी ढाल पे, पूर्वी ढाल मतलब इधर वाली ढाल जो है आपकी, इस ढाल पे बहुत सारे वन पाए जाते हैं जिनको मोन्टाना वन कहा जाता है। तो यहाँ पर पाए जाने वाले वनों को मोन्टाना वन कहा जाता है। अब मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ के आपको रिवर याद दिला देता हूँ, याद करा देता हूँ। ठीक है, एंडीज को लेकर काफी सारे तथ्य हैं, काफी सारे फैक्ट हैं। अब हम रिवर देखेंगे, बहुत ज्यादा नदियां हैं, तो नदियां यहाँ पे, पर वो नदियां मतलब कि ऐसा है कि अमेजोन ही सबसे बड़ी नदी है, और उसी की सहायक नदियों के तौर पे बहुत सारी नदियां यहाँ पर देखने को मिलती। तो सबसे पहले एक बार रिवर देखते हैं। ये आप देखिए, पूरा यहाँ पे नदियों का जाल बिखरा हुआ है। एक एक नदी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 5 मैं प्रमुख नदियों के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। पहला है एक तो अमेजोन रिवर है आपकी, यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दूसरी है ओरिनोको रिवर, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये ओरिनोको रिवर, ये वाली आप देख रहे हैं ओरिनोको। दूसरी रिवर आप देख रहे हैं, ये मुख्य नदी आपकी यहाँ से, ये अमेजोन रिवर है आपकी, ये वाली आप देखिए अमेजोन रिवर है। बाकी अमेजोन की बहुत सारी सहायक नदियां, सब एंडीज, हाँ अभी बात करेंगे हर एक नदी के बारे में, थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। इसके बाद अगली नदी है ये वाली नदी देख रहे हैं, साउ फ्रांसिस्को नदी। ठीक है, तीसरी नदी है आपकी। चौथी नदी जो आपकी है
ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, इसका नाम है पराना नदी। क्या नदी, क्या नाम है इसका? पराना नदी। पराना इसी के सहायक नदी के तौर पे उरुग्वे नदी है, मतलब यही तो उरुग्वे नदी भी अपना मुहाना बनाती है। और ये पांचवी नदी जो आपके, इसका नाम है कोलोरोडो नदी। कोलोरोडो। तो पांच नदियां हैं, पांचों नदियां एक बार याद कर लो आप लोग। पहली नदी मैंने आपको बताया, पहली नदी का नाम है ओरुनिनोको नदी। ओरिनोको नदी, ओरिनोको, ओरिनोको, ठीक है। दूसरी नदी अमेजॉन है, सबको पता है। तीसरी है साउ फ्रांसिस्को, चौथी है पराना, और कोलोराडो, कोलोराडो रिवर। अब चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपका ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी जो है आपका, इसका उद्गम जो होता है वो गुयाना के पठार से होता है। यहां से गुयाना का पठार है, यहाँ पे गुयाना के पठार से इसका उद्गम होता है, ठीक है। ओरिनोको नदी का उद्गम कहां से होता है? गुयाना के पठार से, ठीक है। अभी दिखाएंगे, मैं पठार सारे आपको बता दूंगा कौन कहां पे पठार है। ये आप देखिए, हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये है गुयाना का, ठीक है। ये ओरिनोको नदी है, ये गुयाना का पठारी क्षेत्र है, यहीं से इसका उद्गम होता है। ये है गुयाना का पठारी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाईलैंड एरिया हैं। तो ओरिनोको नदी कहां से निकलती है? गुयाना के पठार से। कहां पे जल गिराती है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। ओरिनोको नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, ठीक है। और इसी नदी के बेसिन पर लानोस घास के मैदान अवस्थित है, ठीक है। लानोस, यहां पर जो घास के मैदान है उनको क्या बोला जाता है वेनेजुएला में? लानोस। क्या बोला जाता है? लानोस। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लानोस घास के मैदान कहां पे है? वेनेजुएला में। किस नदी के बेसिन में? ओरिनोको नदी के सेशन में। इस नदी के बेसिन में पेट्रोलियम के भंडार अवस्थित हैं, और विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो है वेनेजुएला में है, जिसका अभी तक उत्पादन नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इस नदी बेसिन, ओरिनोको नदी के बेसिन में ही सबसे ज्यादा पेट्रोलियम है। तो कभी क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निम्नलिखित में से किन देशों के पास है? वो है वेनेजुएला, ओरिनोको नदी का बेसिन, ठीक है। ये नदी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। करोनी नदी है, जिसमें एंजिल प्रपात है। एंजिल प्रपात इसी के जो है इसी की सहायक नदी है। कोरोनी नदी, उसी में एंजिल प्रपात आपका अवस्थित है, ठीक है। तो ये आपकी प्रमुख नदी से जुड़ी हुई। एंजिल प्रपात के बारे में तो आप जानते होंगे ना, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात कहां अवस्थित है? ओरिनोको नदी की सहायक नदी है, जिसका नाम है करोनी नदी। करोनी नदी, करोनी नदी पर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जलप्रपात का नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात। कितना है? 979 मीटर हाइट है इसकी, 979 मीटर की हाइट है एंजिल जलप्रपात की। जलप्रपात समझते हैं? जब कोई नदी, जलप्रपात का मतलब क्या है? जब कोई नदी अपने मार्ग पर बहती हुई, उसके मार्ग पर जो है अवरोध आ जाए, अवरोध कहें या फिर कहें कि उसके मार्ग, तो उसका मार्ग जो है क्या हो जाता है? उच्चावच की दृष्टिकोण से निम्न भाग की ओर नदी गिरती है। जब नदी अपने उच्च से निम्न की ओर गिरती है तो प्रपात नुमा आकृति बनाती है, ठीक है। झरना ही उसी को बोलते हैं, झरना, जब नदी जो है जाकर के गिरने लग जाए, ठीक है, तो इसको आप प्रपात कहते हैं। तो ये आपका करोनी नदी हो गई। करोनी नदी में एंजिल जलप्रपात है 789 मीटर, ठीक है। और इसी पे गुरी जलप्रपात भी अवस्थित है। तो ये आपका एक प्रमुख जानकारी इससे जुड़ी। अब दूसरी नदी अमेजॉन नदी। आप देखो अमेजॉन नदी को आप देखेंगे, बहुत बड़ा बेसिन है इस नदी का, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है, इस पे सबसे ज्यादा इस नदी के पास जल धारण क्षमता है, ठीक है। उद्गम कहां से होता है इसका? एंडीज पर्वत श्रेणी से। कहां से होता है उद्गम? एंडीज पर्वत श्रेणी से। अमेजॉन नदी का उद्गम होता है एंडीज पर्वत श्रेणी से। कहां से होता है? एंडीज पर्वत श्रेणी से। कहां जल गिराती है? अटलांटिक महासागर पे। जो इसका मुहाना है, यहाँ से विषुवत रेखा होकर के गुजरती है। जो इसका मुहाना है यहाँ पे, इस मुहाने पर लगभग विषुवत रेखा के पास जल गिराती है। विषुवत रेखा से में ही इसका मुहाना पड़ता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई के आधार पर नील नदी के बाद दूसरे नंबर पे अमेजॉन का नदी है। इस नदी के बेसिन में सेलवास वन पाए जाते हैं। सेलवास वन पाए जाते हैं। सेलवास फॉरेस्ट है इस नदी के नदी बेसिन में, ठीक है।
ये वर्षा वन है। कैसे वन है? रेन फॉरेस्ट है। तो इस नदी के बेसिन में, ओरिनोको नदी के बेसिन में कौन से घास के मैदान थे? लानूस घास के मैदान। यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग में, ध्यान रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अमेजोन नदी के बेसिन में आपके सेल्वास घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, सेल्वास वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस बेसिन में, ये तो आपके वर्षा वन है, सेल्वास क्या है आपके? वर्षा वन। वर्षा वन, इसमें घास के मैदान भी बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कि कैंपोस। कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं अमेजोन नदी के बेसिन में, ग्रासलैंड एरिया। दूसरे नाम है सेराडोस। सेराडोस भी यही पाए जाते हैं। सेराडोस, कैंपोस, सेराडोस और कटिंगस। कटिंगस घास के मैदान भी यहीं पर पाए जाते हैं। तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला क्षेत्र में, ब्राजील क्षेत्र में कंपोज, सेराडोस और सेल्वास क्या है आपके? वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट है आपके, क्या है? ठीक है, और अमेजोन की कुछ सहायक नदियां भी है, जैसे नेग्रो नदी है, मेडिरा नदी है। कुछ प्रमुख सहायक नदियां इसकी नेग्रो और मेडिरा नदी के तौर पे हैं। तो ये अमेजोन से जुड़ी हुई कुछ बातें थी। क्लियर है? अगली नदी है आपकी, तीसरी नदी का नाम मैंने क्या बताया था? साओ फ्रांसिस्को नदी। कौन सी? साओ फ्रांसिस्को नदी। इस नदी का उद्गम जो होता है ब्राजील के पठार से होता है। यहाँ पे ब्राजील का पठार, ब्राजील हाईलैंड, उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, ब्राजील हाईलैंड एरिया। तो ब्राजील उच्च भूमि क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? साओ फ्रांसिस्को नदी का। कहां जल गिराती है? अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये पूरी तरीके से ब्राजील में बहने वाली नदी है। पूरी तरीके से ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो केवल ब्राजील में बहती है। ठीक है, और यह ब्राजील के साउथ ईस्ट भाग को नॉर्थ ईस्ट भाग से जोड़ती है। साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। ठीक है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय एकता नदी के तौर पे भी कहा जाता है। ब्राजील में इसको राष्ट्रीय एकता नदी भी कहा जाता है, साओ फ्रांसिस्को। ठीक है, अब अगली नदी है यहाँ पे पराना नदी। ठीक है, पराना नदी का उद्गम भी ब्राजील के पठार से होता है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? ब्राजील का पठार है। क्या है? ब्राजील का पठार, का पठार। ब्राजील के पठार से ही पराना नदी का भी उद्गम होता है। ठीक है, पराना नदी की दो सहायक नदियां हैं, पराग्वे और उरुग्वे। एक तो उरुग्वे नदी है, ये है आपकी, और दूसरी इसकी सहायक नदी है पराग्वे। तीन नदियां हैं इसमें, पराग्वे, उरुग्वे और पराना। ठीक है, तो मुख्य नदी पराना नदी है, इसका उद्गम ब्राजील पे, और ये जल कहां गिराती है? रियो डीला प्लाटा में। यहां पे देखते हैं, ये आप एक, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं रियो डी ला प्लाटा। क्या बोलते हैं? रियो डी ला प्लाटा। डी ला प्लाटा जगह है, रियो डी ला प्लाटा में ये अपना जल गिराती है पराना नदी। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो तीन नदियां हैं इसमें, पराना, पराग्वे और उरुग्वे। इन तीनों नदियों को हम प्लाटा नदियां कहते हैं। जो प्लाटा में जाके तीनों गिरती हैं, तो इनको प्लाटा नदियां भी कहते हैं। ठीक, पराग्वे नदी जो है ब्राजील सीमा क्षेत्र पर पराना नदी पर गिरती है, और इस पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इताईपू बांध। इताईपू बांध इस पे बनाया गया है। यह बांध विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत क्षमता का निर्माण करने वाला बांध है। सबसे ज्यादा जल विद्युत, दूसरा सबसे ज्यादा जल विद्युत, 14,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता है इस बांध की। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो प्लाटा नदियां यदि कभी भी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सी प्लाटा नदियां हैं, क्या ऑप्शन होंगे? पराना, उरुग्वे और पराग्वे। पराना नदी जो है आपकी ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है। किसकी बनाती है? ब्राजील और पराग्वे की सीमा कौन बनाती है? पराना नदी। साथ ही पराग्वे और अर्जेंटीना की भी सीमा बनाती है। फिर से एक बार बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्राजील और अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो पराना नदी ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है, और पराग्वे और अर्जेंटीना की भी सीमा बनाती है, दोनों की सीमा बनाती है। पराग्वे की अर्जेंटीना के साथ, पराग्वे की ब्राजील के साथ। ठीक है, कौन सी नदी? पराना नदी।
पराग्वे नदी भी ब्राजील और पराग्वे की सीमा बनाती है, पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है, सेम। ठीक है। उरुग्वे नदी जो आपकी है वो ब्राजील अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। यहाँ पे अर्जेंटीना है और यहाँ ऊपर ब्राजील है, ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है उरुग्वे नदी। और उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। यहाँ पे देश एक, यहाँ पे कंट्री है ना, पराग्वे और उरुग्वे तो कंट्री है ना, तो पराग्वे उरुग्वे और अर्जेंटीना के साथ सीमा बनाती है उरुग्वे नदी। तो दो देशों के साथ सीमा बनाती है, एक तो ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है उरुग्वे नदी, दूसरा आपका उरुग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लाटा नदियां क्या है? पराना, उरुग्वे और पराग्वे। ठीक। अब अगली नदी है कोलोराडो नदी, ये पांचवी नदी है यहाँ की, कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी का उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। देख लीजिए यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम हो रहा है। कहां से हो रहा है? एंडीज पर्वत श्रेणी से। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। कहां गिरती है? अटलांटिक महासागर में जल गिराती है। इस नदी में पेटागोनिया, यहीं पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है पेटागोनिया का मरुस्थल। तो ये पेटागोनिया मरुस्थल की प्रमुख नदियों में से एक है। क्या है ये? पेटागोनिया की प्रमुख नदियों में से एक है। क्लियर है? तो टोटल कितनी नदियां हैं दक्षिणी अमेरिका में, कोई बताएगा? 5 प्रमुख नदियां मैंने आपको बताई। पहली नदी, हाँ, ओरिनोको नदी। दूसरी नदी अमेजोन नदी। तीसरी नदी, हाँ, साउ फ्रांसिस्को। ओरिनोको नदी, अमेजोन नदी, साउ फ्रांसिस्को नदी, पराना नदी, पराना की 2 सहायक पराग्वे, उरुग्वे और कोलोराडो नदी। क्या याद हो जाएंगी पांचों? सिंपल है। कौन कहां से निकलती है, किसकी क्या विशेषता है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। एक बार 2 बार इसको रिवाइज करेंगे, हो जाएगा। ओरिनोको, अमेजोन, साउ फ्रांसिस्को, पराना और कोलोराडो। सिंपल सी नदियां हैं, निकल जाएगा। ठीक। अब चलते थोड़ा सा पठार के बारे में कि यहाँ पे पठार कौन। ठीक है, 5 पठार है, टोटल 5 पठार है। पहला पठार है गुआना का पठार। पठार तो समझते हैं ना, टेबल नुमा आकृति, है ना, उठा हुआ हिस्सा टेबल नुमा आकृति पठार है ना? तो पठार मतलब ऊपर से जो समतल हो, पठारी स्थिति होती है। तो यहाँ पे 5 प्रमुख पठार है, 5 उच्च भूमि क्षेत्र है। तो गुआना का पठार है, दूसरा ब्राजील का पठार है, तीसरा बोलेविया का पठार है, चौथा आपका पैटागोनिया का पठार है। पैटागोनिया मरुस्थल है और पैटागोनिया का पठार है। और यहीं पे एक आपका बीच में ये वाला एरिया जो है, इसमें आपका माटो ग्रासो का पठार है। यहाँ पे माटो ग्रासो का पठार, माटो ग्रासो का पठार, सबसे पहला पठार गुआना का पठार। गुआना के पठार से कौन सी नदी निकलती है? मैंने आपको भी बताया था, ओरिनोको नदी। कौन सी? ओरिनोको नदी। ये दक्षिण अमेरिका महाभाग के उत्तर में अवस्थित पठार है। कहां पे उत्तर है? उत्तर में अवस्थित है। विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। ठीक है, विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। यहाँ बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, जैसे बॉक्साइट पाया जाता है, सोना पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। ठीक है, तो खनिजों वाला क्षेत्र है। इस पठार में बहुत सारे खनिज है, तो खनिजों का पठार भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे ओरिनोको नदी निकलती है, उसकी बहुत सारी सहायक नदियां इस क्षेत्र में जो है जलप्रपात बनाती हैं। जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से भी ये पठार बहुत जरूरी है। और ये पठार आपका विषुवत रेखा में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? विषुवत रेखा में। इस पठार के पास कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे वर्षा वन पाई जाती है, साथ ही ये बहुत ही जैव विविधता के क्षेत्र से महत्वपूर्ण पठार है। तो ये क्योंकि विषुवत रेखा में अवस्थित है ना, तो यहाँ पे वन पाए जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया पाया जाएगा। ठीक है, और ये पठार आर्थिक तौर पे, ऊर्जा के तौर पे, सुरक्षा के तौर पे, जैव विविधता के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण पठारों में से एक है। तो पहला तो आपका ये हो गया। दूसरा ब्राजील का पठार, ब्राजील उच्च भूमि क्षेत्र। ठीक है, तो ये ब्राजील का लगभग आधे से अधिक क्षेत्र में अवस्थित है आपका ब्राजील का पठार। टोटल ब्राजील के आधे से अधिक क्षेत्रफल में अवस्थित है। ब्राजील को यदि देखें क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन से नंबर पे आता है? नंबर 1 रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 चीन,
नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 भारत, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, नंबर 2 पे कनाडा है। तो ब्राजील के लगभग आधे हिस्से में आपका ब्राजील का उच्च भूमि क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लगभग जैसे यहाँ पे लौह बहुत पाया जाता है इस क्षेत्र में। इसी पठार पे माटो ग्रासो का क्षेत्र पाया जाता है। माटो ग्रासो जो है इस ब्राजील के पठारी क्षेत्र का ही हिस्सा है। ठीक है, माटो ग्रासो भी इसी पठार से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है। माटो ग्रासो का पठार ब्राजील के पठार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पठारी क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे साओ फ्रांसिस्को नदी निकलती है, दूसरा पराना नदी यहीं से निकलती है। और ये क्षेत्र में भी जल उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा है, जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी फॉरेस्ट वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला पठार है बोलीविया का पठार। बोलीविया के पठार के बारे में सबसे पहली बात, ये पठार अंतः पर्वतीय पठार है, क्योंकि एंडीज पर्वत श्रेणी यहीं से होके जाती है बोलीविया से, तो वहीं पर बीच में पर्वत के बीच में अवस्थित है। तो पहली बात, बोलीविया का पठार क्या है? अंतः पर्वतीय पठार है। यहाँ पर इस पठार में शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, मतलब बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, और यहाँ पे लवणीय झीलें पाई जाती हैं, नमकीन झीलें पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन इस पठार पर एक मीठे पानी की झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील। कौन सी झील? टीटीकाका। अभी मैं झीलें दिखाऊंगा आपको, तो झील वहां पे बताऊंगा। बोलीविया के पठार पे ही मीठे पानी की एक झील पाई जाती है जिसका नाम है टीटीकाका झील। ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेक टीटीकाका। ये पठार में ज्वालामुखी भी बहुत सारे पाए जाते हैं। इस पठार में लावा की बहुत सारी परतें पाई जाती हैं। इस पठार में टिन के बहुत सारे भंडार पाए जाते हैं। और ये पठार, इसी पठार पर बोलीविया की राजधानी लापाज अवस्थित है। बोलीविया के पठार पे ही बोलीविया की राजधानी, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, सबसे हाइट में अवस्थित लापाज। लापाज बोलीविया की राजधानी बोलीविया के पठार में अवस्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो बोलीविया का पठार, लेक टिटिकाका यहाँ पे पाई जाती है। इसके बाद है पैटागोनिया का पठार। नीचे देख लीजिए, ये पैटागोनिया का पठार। पैटागोनिया एक शुष्क पठारी क्षेत्र है, ये मरुस्थल है आपका एक तरीके से। पैटागोनिया को मरुस्थल भी बोलते हैं हम इसको। पैटागोनिया अर्जेंटीना में वाले क्षेत्र में है, पूरी तरीके से आपका पाया जाता है। तो ये एंडीज पर्वत श्रेणी का वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र समझते हैं, मान लीजिए कोई पर्वत है, ठीक है, उस पर्वत पे जो पवने हैं, ठीक है, जो समुद्री क्षेत्र से आने वाली पवने हैं, वो पवने जब उस पर्वत से टकराती हैं तो टकरा करके ऊपर चढ़ती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पर भूसांक और संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बादल बनते हैं और इसी क्षेत्र में बरस जाते हैं। इसी तरह इस तरफ बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इस कारण से ये वाला क्षेत्र जो है आपका वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, समझ रहे हैं, जहां बारिश ना हो, रेन साइडो एरिया बन जाता है आपका। तो ये आपका क्या है, पैटागोनिया वाला जो आपका मरुस्थल है, एक तो पहली बात शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, मकर रेखा के नीचे है आपका शीतोष्ण, तो एक कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे वर्षा नहीं होती है क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश है, तो एक ठंडा मरुस्थल के तौर पे है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका पैटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है, तो पैटागोनिया का मरुस्थल एक कोल्ड डेजर्ट है आपका। तो टोटल ये पठार हो गए आपके। कौन कौन से पठार हो गए? पहला मैंने आपको बताया गुआना का पठार, दूसरा मैंने आपको बताया ब्राजील का पठार, तीसरा आपको बोलीविया का पठार, चौथा आपको पैटागोनिया और मांटो ग्रासो आपका ब्राजील के पठार का एक हिस्सा है। बताइए कोई दिक्कत? अभी इतनी बातें समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा फैक्ट हो रहा है? फैक्ट तो है ही है, क्या करोगे, चीजों को आपको देखना पड़ेगा, समझना। अब चलते हैं थोड़ा सा झीलों के बारे में भी चलते हैं। यहाँ की प्रमुख झील, दो प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर। ठीक है, दो ही झीलों से क्वेश्चन भी बनते हैं। एक आपकी लेक टिटिकाका है, मैंने आपको बताया, देखिए बोलेविया और पेरू दोनों की बॉर्डर पे अवस्थित है, बोलेविया की पठार पे अवस्थित है। तो लेक टिटिकाका जो है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इस झील में नौकायन होता है यहाँ पे। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौकायन उपयुक्त झील है। तो कहाँ पे अवस्थित है? बोलेविया के पठार पे। ये पेरू और बोलेविया के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। कहाँ बनाती है? पेरू और बोलेविया के बीच में बॉर्डर। कौन सी? लेक टिटिकाका, लेक टिटिकाका। ठीक है, तो ये अभी आप ध्यान रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी
मीठे पानी की झील है ये, ठीक। और बाकी यहाँ पे बोलेविया के पठार पे लवणीय झीलें पाई जाती हैं। दूसरी झील आपकी वेनेजुएला में पाई जाती है, ये है आपकी ये वाली झील। इस झील का नाम है मराकाइबो, लेक मराकाइबो, 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 ये है आपकी वेनेजुएला क्षेत्र, ठीक है। तो वेनेजुएला की प्रमुख झील है, कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे पूरा का पूरा कैरेबियन सागर है, ठीक है। ये कैरेबियन सी है आपका, तो कैरेबियन सागर से जुड़ी हुई है, वहीं उसी का पानी जो है ये अंदर आया हुआ है। तो ये आपकी लवणीय झील है, मतलब सॉल्ट लेक है। यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। लेक टिटिका का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और ये आपकी दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। नाम क्या है? मराकाइबो, लेक मराकाइबो। यह ये मतलब आपकी जैसे हमारे यहाँ चिल्का झील है ना, चिल्का झील क्या है? बंगाल की खाड़ी का पानी अंदर आ गया आपका, है ना। तो वैसे ही लैगून झील है, वैसे ये भी एक लैगून झील है। इस झील में पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, यहाँ पे पेट्रोल बहुत ज्यादा पाया जाता है इस झील में। तो ये झील भी बहुत इंपॉर्टेंट झीलों में से एक है, ठीक है। बताएं कोई दिक्कत इतने में से? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा यहाँ के मैदानों के बारे में समझते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, भौतिक प्रदेशों के तौर पे बांटा था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपका रेगिस्तानी एरिया है पश्चिमी क्षेत्र में, लेकिन ये तटीय मैदान एंडीज के पश्चिम में, एंडीज के पश्चिम में। जैसे भारत में भी आप देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के किनारे जो है तटीय मैदान है, मालाबार तटीय मैदान, तटों में मैदान बने हुए हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी मैदान जो है उन्हें चार भागों में बांटते हैं। चार भागों में टोटल मैदान है। पहले पश्चिमी तटवर्ती मैदान, नंबर 1, ये जो आप देख रहे हैं पश्चिमी तटवर्ती मैदान, ठीक है। दूसरा आपका एंडीज पर्वतीय प्रदेश है, ये दूसरे नंबर पे आपका एंडीज का पर्वतमाला क्षेत्र है। तीसरा आपका मध्यवर्ती मैदान, ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ये आपका जो है मध्यवर्ती मैदान है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे हाईलैंड एरिया, ठीक है, पूर्वी उच्च प्रदेश जो हाईलैंड एरिया है भौतिक तौर पे यदि आप देखें तो पहला है आपका पश्चिमी तटवर्ती मैदान, जो तट वाला क्षेत्र है आपका। तो ये तटवर्ती मैदान एंडीज पर्वत श्रेणी के समानांतर फैला हुआ है। एंडीज पर्वत श्रेणी के पश्चिम में विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान है। क्या है ये? विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान, विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान, विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान। बताओ कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। इस मैदानी क्षेत्र में जो मिट्टी है वो शुष्क है, ठीक है। कारण क्या है? यहाँ पे ठंडी जलधारा है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ठंडी जलधारा का इस पे क्या योगदान होता है। ठंडी जलधारा जो होगी, जब ठंडी जलधारा, अब ये सब चीजें जब आप महासागरीय जलधारा वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां पे समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा मैटर महासागरीय जलधाराओं से जुड़ा हुआ है। लेकिन तब भी मैं आपको रफली बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो जब ठंडी जलधारा किसी क्षेत्र से बहती है, तटीय क्षेत्र से बहती है, तो ठंडी जलधारा के संपर्क में आने के कारण से वहां की वायु कैसी हो जाएगी? ठंडी। जब वायु ठंडी हो जाएगी तो ठंडी वायु भारी हो जाती है, और भारी वायु जो है वो नीचे बैठने का प्रयास करती है, ठीक है। नीचे बैठेगी, हाई प्रेशर जोन वहां पे बनाएगी, और ऐसे में यहां पर इसके तटीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती। हमेशा गर्म वायु होगी, गर्म होकर के ऊपर उठती है। गर्म होकर के जब ऊपर उठती है तो अपने साथ जल की मात्रा भी ऊपर ले जाती है, और जल की मात्रा ऊपर लेने ऊपर संघनन की प्रक्रिया और उसांग की प्रक्रिया और वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पे ठंडी जलधारा होने के कारण से इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, शुष्क प्रदेश के तौर पे ये क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मैदानी क्षेत्र पहली बात शुष्क है, ठीक है। इस क्षेत्र की जो मृदा है, मिट्टी है, उसमें नाइट्रेट पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है। नाइट्रेट और फास्फेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है।
ठीक है। यहाँ पे जो है बहुत सारे पंछी पाए जाते हैं, गुआनो नामक पंछी पाए जाते हैं, समुद्री पंछी है ये एक तरीके का। ठीक है, तो गुआनो पंछी यहाँ पे बहुत ज्यादा पाया जाता है, और पक्षियों का जो बीट होता है वो सबसे ज्यादा इन क्षेत्र में फैला होता है। वो पंछियों की बीट जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। मैदान बहुत तकरे हैं और तांबे के भंडार यहाँ पाए जाते हैं, बहुत सारा तांबा इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में तांबे के विशाल भंडार भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। ये जो मैदानी ये वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ पर पेरू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा। कभी विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आपका इसी मैदान पे अवस्थित है। इसके मध्यवर्ती क्षेत्र में आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पेरू और चिली दोनों देशों में फैला हुआ है, पेरू में ज्यादा भाग है और चिली में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए आपको। और इस मरुस्थल में सबसे शुष्कतम स्थान का नाम अरिका है, एक जगह है अरिका। अरिका सबसे शुष्क है। ठीक है, लेकिन कहते हैं जब एल नीनो की दशा होती है तो यहाँ पे खूब बारिश होती है, और आटाकामा मरुस्थल में भी फूल खिलता है। ठीक है, तो वो एल नीनो की दशा की स्थिति होती है। एल नीनो, लालीना, ये सब आप फिजिकल ज्योग्राफी वाले टॉपिक में पढ़ोगे, जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी और मानसून का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब वहां। एल नीनो, हाँ, एल नीनो की परिघटना को लेकर के बहुत सारे जो है भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी को लेकर के। ठीक है, तो पहला तो आपका मैंने आपको बता दिया ये तटीय मैदान। फिर ये जो मध्यवर्ती क्षेत्र है आपका, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं। नदियों के द्वारा ये मैदान बनाया गया है, चाहे वो ओरिनोको नदी हो, चाहे अमेजोन नदी हो। इन नदियों के द्वारा जो लाया गया जो अवसाद है एंडीज पर्वत श्रेणी से काट कर या पठारी क्षेत्र से, तो एक उपजाऊ मैदान का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस मैदानी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और वर्षा वन पाए जाते हैं। तो लानोस आपके घास के मैदान है, सेल्वास आपके वर्षा वन है। लानोस आपके वेनेजुएला क्षेत्र में पाए जाते हैं, सेल्वास आपके ब्राजील क्षेत्र में पाए जाते हैं, कंपोज आपके कहां पाए जाते हैं, ब्राजील। कंपोज घास के मैदान, ठीक है, ये भी ब्राजील में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सेल्वास आपके इस क्षेत्र में जो वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट है, उनको सेल्वास कहा जाता है। सेल्वास अमेजोन नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। सब मैंने आपको उतनी टाइम बताया था कि अमेजोन नदी के बेसिन में सेल्वास वन पाए जाते हैं। विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं वर्षा वनों में पाई जाती है, इसलिए इन्हें विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाले वृक्ष जिसका नाम है बालसा, वो यहीं पर पाया जाता है। सबसे हल्की लकड़ी वाला वृक्ष है। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, जैसे लानोस मैंने आपको बताया था। ग्रान चाको भी यहीं पे पाए जाते हैं, ग्रान चाको, कंपोस, सैराडोस और कटिंगस। ये आप नाम एक बार लिख लो। एक तो लानोस, लानोस कहाँ पाए जाते हैं, वेनेजुएला में, पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। ग्रान चाको आपका ब्राजील वाला क्षेत्र है, जो आपका ग्रान चाको ये ब्राजील में। ठीक है, ग्रान चाको के बाद आपका कंपोस, सैराडोस और कटिंगस। कंपोस, सैराडोस और कटिंगस, ये घास के मैदान है। ये वेनेजुएला में और ये ब्राजील में पाए जाते हैं। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्या है ये, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। और सेल्वास क्या है आपके, वर्षा वन। सेल्वास क्या है आपके, वर्षा वन, अमेजोन बेसिन में पाए जाने वाले सेल्वास आपके वर्षा वन है, वर्षा वन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं, पता चल रहा है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, पंपास जो है आपका शीतोष्णकटिबंधीय ये आप देख रहे हैं, ये है आपका, ये है पंपास। पंपास आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये शीतोष्णकटिबंधीय है। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। ठीक है, पंपास कहां पाया जाता है आपका, शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, यहाँ के घास के मैदान जो है एग्रीकल्चर के लिए और पशुपालन के लिए ये बहुत ज्यादा उपयुक्त होते हैं, इनमें कोई भी समस्या नहीं होती। ठीक है, तो पंपास आपके शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। मुख्य तौर पे ज्यादातर हिस्सा अर्जेंटीना में है,
थोड़ा बहुत हिस्सा ब्राजील और पराग्वे या उरुग्वे में भी पाया जाता है। ठीक है, इन घास के मैदानों में एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है चरनोजम। ठीक है, चरनोजम में सबसे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है चरनोजम। क्वेश्चन पूछा जाता है, चरनोजम मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे? पंपास घास के मैदानों में। ठीक है, इन घास के मैदानों में पौष्टिक घास का विकास होता है और यहाँ पाई जाने वाली घास को अल्फा अल्फा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अल्फा अल्फा। घास का नाम है अल्फा अल्फा। ठीक है, यहां पर घास का नाम अल्फा अल्फा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे गेहूं का उत्पादन होता है, इसलिए अर्जेंटीना विश्व के गेहूं निर्यातक देशों में से एक है। बताएं कोई दिक्कत हो तो? कोई समस्या नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक, ये आपका जो है कुछ जानकारी है दक्षिणी अमेरिका को लेकर के। देखो, दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से पृथक करती है पनामा नहर। पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। 1914 में पनामा नहर बनाई गई थी जब ये विचार आया कि व्यापारिक कार्य करने के लिए इतने ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन से बेहतर है कि पनामा स्थल डमरू मध्य को काट करके पनामा नहर का निर्माण किया जाए। तो ये एक नहर बंधक प्रणाली के तौर पे इसको बनाया गया है। आपका एक तरीके से एक लॉक सिस्टम के तौर पे काम करता है। इस नहर ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग की दूरी को बहुत कम कर दिया है और ये नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है, लेकिन साथ ही ये पूरे के पूरे जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो प्रशांत महासागर से सटे हुए क्षेत्र हैं उनको ये यूरोप और अफ्रीका से जोड़ती है और विश्व के प्रमुख व्यापारिक जलमार्गों में से एक जलमार्ग के तौर पर इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी एक व्यापक जानकारी थी किससे जुड़ी हुई? ठीक है, दक्षिणी अमेरिका से जुड़ी। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे, बस इसके बाद खत्म ही खत्म है। ठीक, अब देखो एक चीज समझते हैं। दक्षिण अमेरिका के से दो रेखाएं जाती हैं। पहली रेखा जाती है विषुवत रेखा, दूसरी रेखा जाती है मकर रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा से यहाँ के तीन देश हैं जो कि विषुवत रेखा में सम्मिलित है। पहला इक्वाडोर है, दूसरा आपका कोलंबिया है, तीसरा आपका ब्राजील है। एक बार मानचित्र में चलते हैं, वहां से समझते हैं। ये आपके तीन देश, पहला आपका इक्वाडोर है, ये इक्वाडोर, नंबर 2 कोलंबिया, नंबर 3 ब्राजील। किससे होके जाती है? विषुवत रेखा इन तीन देशों से होके जाती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील एक साथ है। ये तीन देशों से होके विषुवत रेखा जाती है। यहाँ से मकर रेखा भी जाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। 4 देश मकर रेखा में अवस्थित हैं। पहला है चिली, यहां से आपकी जाती है चिली। चिली के बाद पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। फिर से एक बार देखते हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। यहां से 23.5 डिग्री जाती है, ये आपकी 23.5 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आपकी ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये दो रेखाएं जाती हैं। तो यहां से 4 देश याद कर लो, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। बस ब्राजील से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों जाती है। ठीक है, ब्राजील से विषुवत रेखा, मकर रेखा दोनों जाती है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री भी है, बहुत सारे कारखाने हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, बहुत सारे उद्योग यहाँ पे लगे हुए हैं दक्षिणी अफ्रीका में। तो यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है, यहाँ पे वस्त्र उद्योग है, यहाँ पे सीमेंट उद्योग है, यहाँ पे चीनी उद्योग है, यहाँ पे रसायन उद्योग है, अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं। ब्राजील में बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, अर्जेंटीना में भी इंडस्ट्री लगी हुई है। साथ ही ब्राजील, अर्जेंटीना यहाँ के मुख्य शहर हैं जहाँ पे इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेंगे। वेनेजुएला में पेट्रोलियम के भंडार तो है, लेकिन अभी उनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, वेनेजुएला अभी उत्पादन नहीं कर रहा, तो पूरा विश्व जो है ग्लोबल वार्मिंग के साथ जो है पेट्रोलियम से, ईंधन से होते हुए इलेक्ट्रॉनिक पे जा रहा है, ईवी पे जा रहा है। बिल्कुल,
लेकिन अभी देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ऊर्जा के स्रोत चाहे वो किसी भी रूप में हो, एनर्जी हमेशा एक नीड बनी रहेगी। इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं होती कि आप सोचे कि अचानक से हम ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ईवी में आते, ईवी में हम तब आएंगे जब हमारे पास अल्टरनेटिव दूसरे ऊर्जा के स्रोत नहीं बचेंगे। हम अपने आप को अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2050 तक भारत या विश्व के अन्य सारे देश अपने भविष्य को समझ रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक यह ऊर्जा पर हम नहीं कंज्यूम कर सकते। लेकिन आप इसका मतलब ये अप्रासंगिक हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अभी 2050 क्या 2070 क्या 2023 तक यदि पेट्रोलियम ही हो तो दूसरी तरफ हम देखें ही ना। हमें देखना, इसलिए हम भविष्य के लिए तैयार हो रहे हैं ईवी को लेकर के। एक तो हमारी प्रकृति को बचाना है, दूसरा हमें एनर्जी की डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी पे करना है, जिससे चीजें रिन्यू हो जाए। ठीक है, तो ये आपको अब देखो थोड़ा सा रैपिड फायर कुछ। अब मुझे बताओ, वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? लानोस। क्या बोलते हैं? लानोस। क्या बोलते हैं? लानोस। ध्यान रखना है। अर्जेंटीना में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका देखो दक्षिणी वाला हिस्सा है, यहाँ पे देखेंगे दक्षिण में बहुत सारा कटा फटा हिस्सा है, इसी से आपका अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत नजदीक पड़ता है। इसका सबसे दक्षिणी हिस्सा जो आपका है, बिल्कुल दक्षिण में आप देखते हैं, तो दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं टिएरा डेल फ्यूगो। क्या बोलते हैं? टिएरा डेल फ्यूगो, सबसे दक्षिण वाले हिस्से में, जिसकी टेल है। यहाँ पे मैगलन जल संधि है। मैगलन जल संधि दक्षिणी अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से पृथक करती है। यहाँ पे मैगनेल जल संधि के द्वारा टिएरा डेल फ्यूगो को इससे पृथक किया जाता है, दक्षिणी हिस्से को इसके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है। तो मैगनेल जल संधि कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी भाग टिएरा डेल फ्यूगो से ये अलग करती है। ठीक है, तो ये भी आपको जानना है। बाकी तीन प्लाटा नदियां किन्हें कहते हैं? प्लाटा नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था। हाँ, पराना, पराग्वे और उरुग्वे प्लाटा नदियां। ठीक है, अब बस ये आपको इतना ही जानना है, बाकी बहुत ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तांबे के भंडार चिली में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है चिली में। ठीक है, चिली तांबे का प्रमुख क्षेत्र है जहां पर। ठीक है, और इसमें और एक बार देख लेता हूँ, फैक्ट कोई तथ्य आपको छूट रहा होगा। सबसे बड़ा देश मैंने आपको बताया था ब्राजील है। ठीक है, और पांचवा सबसे बड़ा देश है विश्व का, और इसकी राजधानी ब्राजीलिया है। सबसे छोटा देश सूरीनाम है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? दक्षिणी इसकी सबसे ऊंची एकांका गुआ है। ये एक आपका ज्वालामुखी पर्वत है, ये बताया था। 6961 मीटर की हाइट है इसकी। ठीक है, एशिया के बाहर सबसे ऊंचा शिखर यही है आपका माउंट एकांका गुआ, जो कि एंडीज में अवस्थित है। ठीक है, तो ये लगभग आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ी हुई चीजें थी जो चर्चा में कर। आमतौर पे इससे जुड़े हुए ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे या आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब 1 से 2 बार इस क्लास का रिवीजन आपका हो जाए तो आपका काम बन जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बताओ, सबको सारी चीजें समझ में आ रही हैं? ऑनलाइन वाले जितने भी बच्चे हैं, एक बार कमेंट के माध्यम से आप भी बताइए कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, आपकी स्पष्ट हो रही हैं। विश्व का मानचित्रण का देखो बहुत कठिन नहीं है मामला, बस आपको एक बार चीजें समझ में आने लग जाएं